नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी वक्फ बिल के खिलाफ विपक्ष के अगले प्लान की। वक्फ बिल पर पूरे देश में मचे बवाल की जानेंगे। खरगे ने मोदी सरकार से क्यों की श्वेत पत्र की मांग। राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर कर दी कौन सी नई मांग। देखेंगे फडणवीस के फैसले पर मचे हाहाकार को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। बिहार कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के साथ राहुल गांधी ने की बैठक। दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई सभी जिलाध्यक्षों की मीटिंग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। छत्रपति शिवाजी ने कभी किसी मस्जिद पर नहीं किया हमला। छत्रपति शिवाजी को बताया 100% सेकुलर शासक। बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन में पीएम मोदी की नेपाल के पीएम ओली से हुई मुलाकात। ओली से मुलाकात के बाद बोले मोदी, भारत नेपाल मैत्री के कई मुद्दों पर बातचीत हुई। शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 887, निफ्टी 335 अंक लुढ़का। 12 लाख करोड़ निवेशकों के डूबे। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद वैश्विक स्तर पर नाराजगी। चीन ने सभी अमेरिकी सामानों पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। ये तो हुई सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। यहां तक कि सरकार के सहयोगी भी इस विधेयक से खुश नहीं हैं। काफी विरोध के बीच ये बिल संसद से तो पास हो गया, लेकिन मोदी सरकार के सामने अब नई मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं, जिसकी तैयारी विपक्ष ने कर ली है। तो आखिर क्या है विपक्ष का अगला प्लान, जानेंगे रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने भले ही दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल को पास करवा लिया है, लेकिन विपक्ष ने सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का पूरा प्लान बना लिया है। विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि अब वो इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्ष अब आर पार की लड़ाई करने को तैयार है। इस बिल को कांग्रेस ने संविधान पर हमला और मुस्लिम विरोधी करार दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचलने की साजिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही नहीं, कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक के कानून में तब्दील होने का वक्त करीब आ गया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ सुनवाई हो तो ये बिल गैर कानूनी भी घोषित हो सकता है। देखिए, ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूं इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें जबरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर जबरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पर चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 25 के अंतर्गत संविधान के। नंबर 3, ये बहुत हद तक जो स्वायत्त है, ऑटोनॉमी है, अधिकार क्षेत्र है, अपने खुद के संस्थाओं को स्वचालित करने का मुस्लिम समुदाय में, उसको ये हनन करता है, ले लेता है, नष्ट कर देता है। इसलिए मैं इसको संवैधानिक मानता हूं। और ये दुराव करेगा, ये आपसी वैमनस्य करेगा, अविश्वास करेगा। इससे मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। वहीं इस बिल के खिलाफ डीएम के चीफ एम के स्टालिन और जेडीयू के नेता गुलाम रसूल समेत कई लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कह चुके हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद के अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी कानून कार्रवाई पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल भी कानूनी रास्ता अपना सकती है। यही नहीं, वक्फ बिल के खिलाफ विपक्ष की इस लड़ाई को एनडीए के कई सहयोगियों का भी साथ मिल सकता है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात तो पहले ही कही है। अब विपक्ष का ऐलान बता रहा है कि वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार की राह अभी आसान नहीं है। विपक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट से बिल को रुकवाएंगे। विपक्ष इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठ रहा है और मुस्लिम संगठनों ने भी इस बिल के खिलाफ आवाज को मुखर कर दिया है।
खास बात यह है कि समुदाय विशेष को एनडीए के सहयोगियों का भी साथ मिल गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या होगा इस विरोध प्रदर्शन का परिणाम, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल 2024 के लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद जेडीयू के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता ही बड़े झटके दे रहे हैं। दरअसल वक्फ बिल संसद से पास होते ही जेडीयू में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। अब तक जेडीयू के बिल को समर्थन देने से नाराज कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नेयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, जिला उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव सीएन, मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली, तबरेज हसन, मोहम्मद दिलशान राइन, जिला सचिव मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल है। इन मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल के समर्थन पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। हालांकि इस बिल को लेकर सिर्फ जेडीयू के नेताओं में ही नाराजगी नहीं है, बल्कि इस बिल को लेकर देश भर में नेताओं में नाराजगी नजर आई। यूपी में एनडीए में सहयोगी पार्टी आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल से भी नेता ने इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ देश के कई राज्यों में इस बिल के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन देखा गया। कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें खासकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात के अहमदाबाद में इस प्रदर्शन की गूंज ज्यादा तेज रही। इस बीच बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए यूपी में योगी सरकार ने जामा मस्जिद में आरएएफ तैनात किया। यानी कि इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाने के बाद अब मोदी सरकार को इसे देश भर में लागू करवाना आसान नहीं होने वाला है। वक्फ बिल के खिलाफ विपक्ष और मुस्लिम समुदाय एकजुट हैं और सरकार पर हमलावर हैं। इसी तरह मणिपुर के मुद्दे पर भी सरकार बुरी तरह घिर गई है। दोनों सदनों से आधी रात को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर मुहर लगवाई गई और इसी को लेकर विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछ लिया है। क्या है विपक्ष की मांग, जानिए रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में चल रही हिंसा को लेकर केंद्र सरकार से व्हाइट पेपर पेश करने की मांग की है। खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि मणिपुर पिछले 2 साल से हिंसा की आग में जल रहा है, जिसमें 260 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हिंसा को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और बीजेपी पर चुप्पी साधने का भी इल्जाम लगाया। खड़गे ने कहा कि व्हाइट पेपर के जरिए मणिपुर की सच्चाई सामने आएगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि वहां क्या हो रहा है और इसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर का दौरा कर हालात सुधारने की भी अपील की। दरअसल व्हाइट पेपर एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसे सरकार किसी खास मुद्दे पर जानकारी देने, स्थिति स्पष्ट करने या अपनी नीतियों को समझाने के लिए पेश करती है। इसमें तथ्य, आंकड़े, विश्लेषण और सरकार का नजरिया शामिल होता है। इसका मकसद जनता और सांसदों को किसी विषय की पूरी तस्वीर दिखाना है ताकि उस पर चर्चा की जा सके। ये पारदर्शिता लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का ही एक तरीका है। खड़गे की इस मांग को लेकर विपक्ष ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। खड़गे ने सरकार से श्वेत पत्र देने की मांग की है, तो वहीं राहुल गांधी ने आदिवासियों के हित के लिए सरकार से नई मांग कर दी है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने जातिगत जनगणना के बाद अब मोदी से दलितों और आदिवासियों के लिए बजट में एक बड़ी मांग की है। क्या मांग है राहुल की, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के हक की मांग लगातार उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में अब राहुल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर बताया कि उन्होंने केंद्रीय बजट का एक निश्चित हिस्सा दलितों और आदिवासियों के लिए मांगा है। इस मांग को उठाने से पहले राहुल ने दलितों और आदिवासियों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं से मुलाकात भी की थी। तो क्या कुछ लिखा राहुल ने, देखिए। हाल ही में मेरी मुलाकात दलित और आदिवासी समुदायों से जुड़े रिसर्चरों, कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों से हुई। उन्होंने मांग की कि एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए जो केंद्रीय बजट का एक निश्चित हिस्सा दलितों और आदिवासियों के लिए सुनिश्चित करे। कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसा कानून पहले से लागू है और वहां इन समुदायों को ठोस लाभ मिला है। यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भी दलितों और आदिवासियों के लिए उप योजनाओं यानी सब प्लान्स की शुरुआत की थी, लेकिन मोदी सरकार के दौरान इस प्रावधान को कमजोर कर दिया गया है और बजट का बहुत कम हिस्सा इन वर्गों तक पहुंच रहा है। दलित और आदिवासी लंबे समय से हक और प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि उन्हें सत्ता में भागीदारी और शासन में आवाज देने के लिए और क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। हमें एक ऐसे राष्ट्रीय कानून की जरूरत है जो दलितों और आदिवासियों को लक्षित करके उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाओं के लिए बजट में एक उचित हिस्सा सुनिश्चित करे। राहुल गांधी दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के हक की मांग लगातार उठा रहे हैं और सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। विरोध तो वैसे महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का भी हो रहा है, जो पहले से कई मुद्दों पर घिरी हुई है और अब
एक नए मामले ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। आखिर क्यों तेज हुआ फडणवीस सरकार का विरोध, जानिए रिपोर्ट में। फडणवीस सरकार के विशेष जन सुरक्षा विधेयक के प्रस्ताव का विरोध तेज होता जा रहा है। ये विधेयक सरकार को किसी भी संदिग्ध संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित करने की शक्ति देता है। विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए सरकार की शक्ति बढ़ रही है, जिससे मानवाधिकार संगठनों और सरकार के आलोचकों पर कार्रवाई की जा सकती है। नागरिक संगठनों ने इसे लोकतंत्र विरोधी करार देते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा बताया है। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे शहरी नक्सलवाद और अराजक गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। दरअसल सवाल इस कानून की व्याख्या को लेकर उठ रहे हैं। इस कानून में अवैध गतिविधियों की, अवैध संगठनों की परिभाषा को अस्पष्ट बताया जा रहा है। विपक्षी दलों का दावा है कि इसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिनकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इससे किसी भी व्यक्ति या संगठन को अवैध घोषित करने का रास्ता खुल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विधेयक के खिलाफ 1 अप्रैल तक 10,000 से ज्यादा आपत्तियां और सुझाव दर्ज किए जा चुके हैं। इस विधेयक के खिलाफ अलग अलग संगठनों ने 22 अप्रैल को राज्यव्यापी प्रदर्शन और 30 जून को एक बड़े विरोध मार्च का ऐलान किया है। सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि या तो इस विधेयक को वापस लिया जाए या इसमें जरूरी बदलाव किए जाए, जिसके बाद फडणवीस सरकार का ये प्रस्ताव मुश्किल में नजर आ रहा है। ऐसे में क्या फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फडणवीस सरकार के प्रस्ताव का विरोध तेज होता जा रहा है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। वैसे इस वक्त चर्चा एक तस्वीर की भी हो रही है। वो तस्वीर आई है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से, जिसमें पीएम मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार यूनुस एक साथ नजर आ रहे हैं। क्यों हुई ये मुलाकात और क्यों हो रही है इसकी चर्चा, जानेंगे रिपोर्ट में। थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर गए पीएम मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मंच से वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कई अहम और कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये मंच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा सकता है। मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को इसके सदस्य देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में व्यापार, कारोबार और पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। थाईलैंड में बिम्स्टेक के 6वें शिखर सम्मेलन की चर्चाओं के बीच अगर किसी और बात पर सबका ध्यान था तो वो नरेंद्र मोदी की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात पर था। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से भारत के साथ उनके रिश्तों में काफी तनाव आ गया है। ऐसे में मोदी की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार यूनुस के साथ ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बैंकॉक में दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट बात हुई। इसकी जानकारी देते हुए भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पीएम मोदी ने एक बार फिर लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने प्रोफेसर यूनुस के भारत के साथ सकारात्मक संबंधों की इच्छा को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने अपील की कि माहौल खराब करने वाली बयानबाजी से बचा जाए। सीमा पर सख्ती से अवैध घुसपैठ को रोका जा सकता है और सीमा सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। इस दौरान बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का भी मुद्दा उठा था, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की तरफ से ही इस मुलाकात की अपील की गई थी और अब जब दोनों नेताओं की मुलाकात हो गई है तो उनके रिश्तों के सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल अब ये किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बांग्लादेश से भारत के रिश्ते सुधरेंगे या नहीं, इस पर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा हाहाकार अमेरिकी सरकार की तरफ से लगाए गए टैरिफ पर बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से जवाबी टैरिफ लागू किया है, तब से ही व्यापार जगत में हाहाकार मचा हुआ है और अब बाजारों में 2020 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं जिन देशों में ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उनका गुस्सा भी फूट पड़ा है और उन्होंने भी अमेरिका पर टैरिफ का ऐलान कर दिया है, यानी कि जवाबी टैरिफ का, जिसके बाद ट्रेड वॉर तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के फैसले ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। एक के बाद एक देश अमेरिका पर पलटवार कर रहे हैं, यानी जिस बात का डर सबको था अब वो हकीकत में हो रहा है। दुनिया भर में टैरिफ वॉर छिड़ गई है और ये अब और तेज होती जा रही है। कनाडा ने अमेरिकी कारों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि देश उन सभी अमेरिकी वाहन आयातों पर 25% टैरिफ लगाएगा जो मुक्त व्यापार समझौते के तहत नहीं आते। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अमेरिका में अपने सभी निवेश रोक दिए हैं। मैक्रो ने साफ कहा कि ट्रंप को यूरोपीय यूनियन पर से 20% टैरिफ वापस लेना होगा। ये जंग यही नहीं रुकी, चीन ने भी अमेरिका के टैरिफ का मुंह तोड़ जवाब दिया है।
ट्रंप ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया है, जिसके जवाब में चीन ने भी सभी अमेरिकी वस्तुओं पर 34% टैरिफ लगाया है। 10 अप्रैल से ये एक्स्ट्रा टैरिफ लागू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, चीन ने आगे कहा कि वो 11 अमेरिकी कंपनियों को अपनी अविश्वसनीय संस्थाओं की लिस्ट में शामिल कर रहा है, जो उन्हें चीन में या चीनी कंपनियों के साथ व्यापार करने से रोकती हैं। यानी अब ये ट्रेड वॉर बड़े पैमाने पर छिड़ गई है। इसका असर बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई है। S&P 500 इंडेक्स करीब 4.8% गिर गया, जो जून 2020 के बाद एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट है। इस गिरावट से बाजार को करीब $2.4 ट्रिलियन यानी 200 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और नैस्डैक कंपोजिट में भी वही गिरावट देखी गई जो कोरोना महामारी के वक्त 2020 में देखी गई थी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 4% यानी 1679 अंक और नैस्डैक कंपोजिट में 6% की गिरावट हुई। अब बात भारतीय शेयर बाजार की करें तो सेंसेक्स 930 अंकों की गिरावट के साथ 75,364 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 345 अंकों की गिरावट पाई गई, यानी बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। समझ में नहीं आता कि कुणाल कामरा ने सरकार का मजाक उड़ाया है या सरकार खुद ही अपना मखौल उड़वाती हुई दिख रही है। अब देखिए न, कुणाल कामरा वाले मामले में कुणाल कामरा का शो देखने वाले लोगों से ही अब पूछताछ की तैयारी हो रही है। हो सकता है पूछताछ करने वाले ये जानना चाहते हों कि कहीं कुछ ऐसे लोग तो नहीं थे जिन्हें कुछ लालच देकर या धमकी देकर कुणाल कामरा के इस शो को देखने के लिए मजबूर किया गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।